आरबीआई भी उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जब जब आरबीआई कुछ करेगा उसको कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, जब गवर्नमेंट करेगा फिस्कल पॉलिसी। ये क्या क्या बदल सकता है? तो आरबीआई हमने पढ़ लिया था उसी बैंकिंग वाले चैप्टर में कि आरबीआई वो होता है जो पैसे छापता है। तो जब पैसे छापने वाला कम कर सकता है छापना और ज्यादा कर सकता है छापना, तो वही मेजरली, या फिर बैंक्स का गला पकड़ के बोल सकता है कि अभी आपको आगे लोन देना है, अभी आपको लोन नहीं देना है। तो सेम चीज को यहां पे लिखा गया है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है आरबीआई, या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल कर देता है। क्रेडिट मतलब क्या? क्रेडिट मतलब लोन देना, लोन मिलना चाहिए या नहीं इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल कर लेता है। अब इसके लिए मेजरली देखिए, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? हाई इन्फ्लेशन, जो भी हम पढ़ाते आ रहा था कि बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो क्या होगा? हाई इन्फ्लेशन होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब आरबीआई को करना क्या पड़ेगा? डिक्रीज मनी सप्लाई। सिमिलरली डेफिशिएंट डिमांड में उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग खर्चा कर ही नहीं रहे हैं तो सप्लाई बढ़ा दो, तो हाथों में लोगों को पैसा पहुंचेगा। जब पैसा पहुंचा तो वो आगे और खर्च करेंगे। तो डेफिशिएंट डिमांड, लो इन्फ्लेशन में इंक्रीज मनी सप्लाई। अब कैसे करेंगे ये हम बैंकिंग में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, यहां पे हम उसको रिकैप करेंगे छोटा सा। अब आरबीआई के पास हमने तो देखे थे कि दो टाइप के हथियार थे, एक तलवार थी और एक बाण था। तो एक को हम बोलते थे क्वांटिटेटिव टूल्स, एक को बोलते थे क्वालिटेटिव टूल्स। तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास या तो क्वालिटेटिव टूल्स का यूज करें या क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज करें, या कंबाइंड उन दोनों का मिला जुला कुछ यूज करें। डेफिशिएंट डिमांड के लिए भी उल्टा क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वालिटेटिव टूल्स या मिला जुला। अब क्या होता है इनके अंडर वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए, अब क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करें, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते थे? जो नंबर अफेक्ट कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट ऊपर नीचे कर रहे हो, तो वो क्या होते हैं? रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और एलआरआर, इसका मतलब लीगल रिजर्व रेशियो। तो जब हमारे पास एक्सेस डिमांड है, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, तब हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे क्या? बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता था? बैंक रेट वो होता था जिस रेट पे आरबीआई पैसा देती है बैंक्स को। तो जब बैंक्स के पास ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा बैंक्स को लोन लेने में, तो वो लोग कम जाएंगे उनके पास लेने लोन, कि भाई बहुत महंगा दे रहा है आरबीआई, तो हमें आगे क्रेडिट भी नहीं देना है, हमें कम ही देना है, हम एक्स्ट्रा कॉस्ट में क्यों दें? तो बैंक रेट जब इंक्रीज हो गया तो बैंक्स जो आरबीआई से, इसके लिए आप जनरली पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि पब्लिक है, पब्लिक टेक्स लोन फ्रॉम बैंक, बैंक टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई। तो मैं यहां गला पकड़ रहा हूं, कौन पकड़ रहा है? आरबीआई इसका गला पकड़ रहा है, जिससे आगे का जो क्रेडिट फ्लो है उसको हैम्पर कर दे अगर एक्सेस डिमांड हो तो क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या होगा? बैंक रेट जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है आरबीआई बैंक्स को, वो बढ़ा देगा। अब बढ़ा देगा तो क्या होगा? ये आगे भी इसको महंगा देना पड़ेगा। जब आगे महंगा देगा तो पब्लिक कम लेगी उनसे लोन, कि भाई क्या करें, हम इतना ज्यादा महंगा लोन बैंक दे रहा है तो इंटरेस्ट में ही हमारा बहुत पैसा चले जा रहा है, तो मैं लोन नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा कि घर में 3 साल बाद बना लूंगा, या मैं कार 3 साल बाद ले लूंगा, ऐसा। तो ये बैंक रेट हो गया। रेपो रेट क्या है? इसी का शॉर्ट टर्म वर्जन। ये लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म था, इसका डिफरेंस हमने बैंकिंग चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा है। तो रेपो रेट में क्या होता है? वापस बैंक से, बैंक लोन जो लेते हैं आरबीआई से वो महंगा हुआ, पब्लिक को इन्हें महंगा दिया, कम पब्लिक आई लोन लेने। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कि बैंक्स इनको लोन दे रहे हैं। अब रिवर्स रेपो में अगर आरबीआई ने बहुत बढ़ा दिया पैसा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया अगर, तो क्या करेगा? बैंक बोलेगा पब्लिक को मैं काय को पैसे दूं यार, मैं आरबीआई को देता हूं, मेरा सेफ रहेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आरबीआई मुझे पैसा ना लौटाए, पर पब्लिक के साथ ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो इसीलिए वो आरबीआई के पास जाएगा पैसे लेने।
तो आरबीआई पैसे देगा उसको और इंटरेस्ट लेगा उससे, तो पब्लिक को कम पैसा मिलेगा, कम लोगों को पैसा मिलेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, लड़ाई करना कम, एलआरआर बढ़ा देगा। एलआरआर मतलब क्या होता है, ये हमने इंक्रीज एक साथ इसीलिए लिख दिया क्योंकि इन सब के इफेक्ट्स एक जैसे होते हैं, इसीलिए इंक्रीज हम यहां पे लिख दिया एक साथ, जिससे आपको याद रहे बैंकिंग चैप्टर में भी कि इंक्रीज के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं और कौन से टूल्स के सेम इफेक्ट होते हैं। एलआरआर के अंदर आते थे सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या होता था, कैश रिजर्व रेशियो। एलआरआर क्या होता, एसएलआर क्या होता था, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इनको भी मैं इंक्रीज कर दूंगा। अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो बैंक को सीआरआर में कैश रखवाना पड़ता था बैंक के पास, बैंक मतलब आरबीआई के पास, बैंक्स को आरबीआई के पास पैसा रखवाना पड़ेगा को कहेंगे सीआरआर। अब ज्यादा पैसा जब आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा तो इनके पास लेंड करने के लिए कम पैसा बचेगा। जब लेंड करने के लिए कम पैसा बचेगा तो लोगों के हाथ में कम पैसा, लोगों के हाथ में कम पैसा मतलब एक्सेस डिमांड कंट्रोल। सिमिलरली एसएलआर मतलब खुद के पास जो आप एसेट्स रख सकते हो, रखना ही है मतलब। तो बैंक्स अपने पास अगर वो रेट 18% से 30% हो गया तो ज्यादा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स को खुद के पास रखने पड़ेंगे। जब बहुत सारे डिपॉजिट्स उनको खुद के पास रखने पड़ेंगे तो पब्लिक को लेंड करने के लिए उनके पास कम चीजें बचेंगी। जब कम चीजें बचेंगी तो फिर पब्लिक के पास क्या, पैसा कम, पैसा कम मतलब एक्सेस डिमांड वापस कंट्रोल। एक और टूल क्वांटिटेटिव में आता है जिसको कहेंगे सेल ऑफ ओएमओ। ओएमओ क्या होता था, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद बेच सकती है। जब एक्सेस डिमांड चल रही है तो ये बेच देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में डाल देगा कि आओ लोगों खरीदो, तो लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या बैंक्स को इन्वेस्ट करना होगा। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, आपके हाथ में लिक्विड कैश था, जो हमेशा हम बोलते हैं ना कि यार एटीएम से अगर मैंने पैसे निकाल के अपने जेब में रख लिए तो वो खर्च हो जाते हैं, तो यहां पे आपके जेब में रखने के लिए ही नहीं दिए जा रहे हैं आपको। सेल ऑफ ओएमओ, तो आपके पास एक सिक्योरिटी रहेगी, एक पेपर, जो कुछ दुकानदार हो सकता है लें, कुछ दुकानदार बोलेंगे नहीं हमें तो हार्ड कैश चाहिए। तो इसीलिए सेल ऑफ ओएमओ में भी क्या होगा, आपके पैसे कम, आपके पास एक पन्ना आ गया, आपके पास पन्ना आ गया, लोग आप खर्च करने ज्यादा लिबरली जा नहीं सकते, अल्टीमेटली वापस क्या, एक्सेस डिमांड कंट्रोल। सिमिलरली क्वालिटेटिव टूल्स में हम देखें तो क्वालिटेटिव टूल्स में क्या आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जिस अमाउंट का लोन मैं आपको नहीं दूंगा, मतलब ऐसा मानिए कि आपको एक लोन लेना है 1 करोड़ रुपए का, तो और आपके पास गिरवी रखने के लिए कोलैटरल 1.5 करोड़ रुपए की, मैंने 1 करोड़ का लोन लेना है, 1.5 करोड़ की ज्वेलरी आपके पास है, तो बैंक्स 1.5 करोड़ की ज्वेलरी अपने पास रखते हैं और 1 करोड़ का आपको लोन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने साइड से सेफ रहना चाहते हैं। तो ये जो 50 लाख हुआ वो क्या कहलाता है, मार्जिन। अब ये भी आरबीआई फिक्स करता है कि कितना मार्जिन बैंक्स को लेना चाहिए। जब अभी तो ये 50 लाख का मार्जिन था, अब ऐसा मानिए कि अगर मैं बोलूं कि 1 करोड़ का लोन चाहिए तो 1 करोड़ 80 लाख की ज्वेलरी आपको लाके रखनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग रिफ्रेन करेंगे कि ये क्या है यार, इतना सारा पैसा मुझे गिरवी पे रखना पड़ रहा है, उसके बाद मुझे लोन मिल रहा है, तो कम लोग लोन लेंगे। जितने कम लोग लोन लेंगे, लोगों के हाथ में पैसा कम, हाथ में पैसा कम मतलब अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड कहां पहुंच गई, एमपी की तरफ। दूसरा मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब बैंक्स क्या करेंगे, आरबीआई बोल देगा उनको कि अभी आपको बहुत सारी चीजों के लिए लोन नहीं देना है, आप लेंडिंग मत करिए लिबरली। जैसे सिलेक्टिव क्रेडिट राशनिंग में वो बोलेगा कि सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर्स को आपको लेंड करना है, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के लिए लेंड मत करिए। और क्रेडिट राशनिंग में वो लेंडिंग डिस्करेज करेगा कि बहुत पैसा मत दीजिए किसी को भी। तो इसीलिए कम लोगों को पैसा मिलेगा, कम लोगों को पैसा मिला मतलब अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड कंट्रोल। क्रेडिट राशनिंग में प्रायोरिटी सेक्टर्स को ही दो, सबको मत दो खुले में पैसा,
तो कम लोगों को पैसा दिया तो अल्टीमेटली क्या, एक्सेस डिमांड वापस कंट्रोल। इसका ठीक उल्टा होगा डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने में। क्यों? डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? लो इन्फ्लेशन होता है। लो इन्फ्लेशन है मतलब क्या करना है हमें? इंक्रीज करना है मनी सप्लाई। इंक्रीज कैसे करेंगे? क्वांटिटेटिव टूल्स में डिक्रीज कर देंगे। जहां इस साइड इंक्रीज कर रहे थे इस साइड डिक्रीज कर देंगे। किस किस को? बैंक रेट को, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, एलआरआर को। क्वांटिटेटिव टूल्स बहुत आसान है कि डिक्रीज करना है। इसमें क्या करना है? ओएमओ परचेज करना है, मतलब सिक्योरिटीज लोगों से परचेज कर लूंगा मैं। कैसे? कि गवर्नमेंट पब्लिक के सामने आके बोलेगी कि आप सभी को हम ऑफर देते हैं कि जिस जिसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो हमें आके अभी बेच सकता है। आपने जिस दाम में ली थी उसका 2 गुना दाम मैं आपको दूंगा। तो ये कितना अट्रैक्टिव ऑफर है पब्लिक के लिए। पब्लिक अपने पेपर लेके जाएगी, आरबीआई को वो देगी, आरबीआई उसके अगेंस्ट उसको 2 गुना पैसा दे देगा। वो पैसा हाथ में आया, पैसा हाथ में आया तो खर्चा होगा। जो कार नहीं भी ले सकता था, जो स्कूटर के सपने देख रहा था, उसको 2 गुना पैसा मिल गया, तो अब वो बोलेगा कि यार चलो ऑल्टो तो ले ही सकते हैं। तो इसीलिए वो उल्टा कर लेगा, परचेज ऑफ ओएमओ करेंगे। क्वालिटेटिव टूल्स की बात करें तो उल्टा होगा, जैसे यहां पे किया था। उसका क्या होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट कम। आपको तब 180 दे के 1 करोड़ का लोन मिल रहा था। अब अगर ये बोलने लगे कि 1 करोड़ 30 लाख देख के भी आपको 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा, तो कितनी बढ़िया बात है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ लोन ले लेते हैं, बिजनेस का गैम्बल खेलेंगे, देखते हैं डबल हो पाता है कि नहीं पैसा। मॉरल सुएजन में मतलब मॉरली मैं आपको स्पीचेस में बोलने की कोशिश करेंगे आरबीआई गवर्नर या उनके ऑफिशियल्स, स्पीचेस में, मीटिंग्स में, कि यार आपको लेंडिंग बढ़ानी चाहिए, ज्यादा लोगों को पैसे दो, एटसेट्रा। उल्टा क्रेडिट राशनिंग में क्या होगा? भाई कोई स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए भी लोन लेना चाहता है तो दे दो उसको। जितने जिसको लोन चाहिए उन सबको मिल जाना चाहिए लोन। इस टाइप का इधर डेफिशिएंट डिमांड है क्योंकि इकोनॉमी में, उसको करेक्ट करने के लिए हम ये देखेंगे। तो ये हमारे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को हमने रिलेट करके देख लिया फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से। थैंक यू सो मच।